एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिन्सा कॉमर्स क्वेस्ट। और आज मैं उसी चैप्टर यानी कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, यानी इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, यानी इन फॉर्म ऑफ काइंड। इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर्स को कैश के अलावा यानी अदर देन कैश भी शेयर्स को इशू करती है। देयर आर टू वेज in which the company issue the shares other than cash. There are two forms. मैंने आपको पहला बोला था दो फॉर्म्स होती है जो फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। मेरी पहली वीडियो है जिसके अंदर आप जाकर देखिए कि मैंने उसके अंदर आपको केसेस, कंडीशंस, बेसिस एंड फॉर्म्स ऑफ इशू भी सब कुछ एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है आपके पास इन फॉर्म ऑफ काइंड, यानी काइंड की शक्ल में शेयर्स को इशू करती है। इससे पहली जो वीडियोस हैं जो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं उसके अंदर मैंने सिखाया था इन फॉर्म ऑफ कैश, यानी वहां जो कंपनी इशू करती थी वो कैश के बदले। लेकिन आज जो टॉपिक है वो है आपके पास अदर देन कैश, यानी यहां कंपनी शेयर्स तो इशू कर रही है लेकिन पैसे ना लेकर वो कुछ और लेती है। तो देयर आर टू वेज। यहां जो है कंपनी कितने तरीके से अदर देन कैश लेती है? दो तरीके से। पहला है आपके पास, मैं आपके पास कंप्लेन एक्सप्लेन करता हूं। पहला क्या है आपके पास? फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, और दूसरा है आपके पास फॉर एक्वायरिंग बिजनेस। लेट अस टेक एंड एक्सप्लेन। फॉर एक्वायरिंग एसेट मीन्स होता है कंपनी यहां एसेट को खरीदती है और एसेट को खरीदने के बदले उस इंसान को, उस वेंडर को शेयर्स इशू करती है बजाय कैश देने के। इज दैट क्लियर? यानी एसेट लेगी और पैसे ना देकर उसे शेयर्स इशू कर देगी। इस केस में कंपनी क्या करती है? यहां बिजनेस खरीद लेती है और बिजनेस के बदले यानी कैश के बदले, जब उसे कैश नहीं देना तो उस केस में क्या करती है कंपनी? शेयर्स को इशू करती है। इन बोथ द केसेस देयर आर टू एंट्रीज टू बी पास्ड। यहां हर केस में दो एंट्रीज पास होती हैं। पहली एंट्री होती है एक्यूजिशन। कौन सी होती है? एक्यूजिशन। इस केस में वो एसेट को एक्वायर कर रही है, यानी एसेट को परचेज कर रही है, यानी एसेट को टेक ओवर यानी खरीद रही है। तो पहली एंट्री तो एक्यूजिशन यानी एसेट के खरीदने से होगी और दूसरी एंट्री शेयर्स को इशू करने से होगी। नेक्स्ट है आपके पास बिजनेस के केस में। यहां भी वो बिजनेस को एक्वायर कर रही है तो पहली एंट्री बिजनेस के एक्यूजिशन से होगी और दूसरी एंट्री इश्यू ऑफ शेयर से। लेकिन समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है पार्शियल पेमेंट। अगर पार्शियल पेमेंट का केस है, दोनों केसेस के अंदर पार्शियल पेमेंट मींस होता है कि जितने का एसेट लिया कुछ पैसे दे दिए, बाकी जो पैसे बचे थे यानी बाकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो उसे देना था कंपनी को उसके बदले शेयर। अगर पार्शियल पेमेंट का केस होगा तो फिर दोनों केसेस के अंदर तीन तीन एंट्री होंगी। इज दैट क्लियर? यानी अदरवाइज पार्शियल पेमेंट का केस नहीं है तो दो एंट्री होंगी। पहली एंट्री एक्विजिशन होगी दोनों केसेस के अंदर, दूसरी एंट्री जो होगी वो आपके पास शेयर्स को इशू यानी इशूइंग एंट्री होगी इन दोनों केसेस के अंदर। तीसरी एंट्री जो होगी वो तभी होगी जब पार्शियल पेमेंट होगा, अदरवाइज वो एंट्री पास नहीं होगी। चलिए मैं आपको एंट्रीज करना सिखाता हूं। पहला केस, पहली एंट्री है आपके पास एक्यूजिशन। एक्यूजिशन यानी एक्वायरिंग एंट्री। जब कंपनी एसेट को लेती है तो एज वी नो दैट एसेट कम्स इनटू द कंपनी और द बिजनेस। तो आपको पता है रियल रूल के अकॉर्डिंग यानी रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो क्या कहता है? व्हाट कम्स इन, जो चीज आती है उसे हम क्या करते हैं? डेबिट। तो जो भी एसेट ले रही है कंपनी यानी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। यानी एसेट्स
कभी कभी कंपनी क्या करती है, एक एसेट लेती है, दो भी लेती है, तीन भी लेती है, इसीलिए मैंने यहां पर सन्ड्री लिखा। सन्ड्री का मतलब होता है वेरियस, यानी कई सारे एसेट ले सकती है। कभी एक है तो दो है। जो भी एसेट ले, जितने भी एसेट ले, उन सबको अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करोगे, यानी इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मींस तमाम एसेट्स को अलग अलग रिकॉर्ड करना है, यानी मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, दो या दो से ज्यादा या एक भी एसेट हो सकता है। जितने एसेट्स होंगे सबको इंडिविजुअली डेबिट करना है और उस पर करना है जो उससे खरीदा था, यानी परचेसिंग वैल्यू पर। जिस बंदे से खरीदा था उस बंदे का नाम लिखेंगे, अगर नाम ना हो तो वेंडर लिखेंगे। अब खरीदार जिससे आपने खरीदा था वो हो सकता है इंडिविजुअल पर्सन हो या हो सकता है किसी बिजनेस पर्सन से खरीदा हो। अगर इंडिविजुअल पर्सन है जैसे राकेश, राम, गोपाल, मोहन, whosoever, चाहे वो कोई भी हो, जो भी होगा उसका नाम लिखेंगे। अदरवाइज अगर उसने किसी कंपनी या किसी बिजनेस से एसेट खरीदा है तो उसका नाम लिखेंगे, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, या फिर ए एंड बी ब्रदर्स, जो भी बिजनेस का नाम होगा जिससे खरीदा है उसका नाम लिखेंगे। अदरवाइज अगर आपको नाम ना दे रखा हो क्वेश्चन में तो आप उसकी जगह वेंडर का यूज करेंगे। समझ गए? यानी पहली एंट्री कौन सी है आपके पास, एक्विजिशन एंट्री, जिसमें सन्ड्री एसेट्स डेबिट हो जाएंगे, जितने एसेट वो ले रही है, टू वेंडर, उस इंसान के नाम से। इस केस में फिर एक एंट्री और होगी, तीन एंट्री है लेकिन कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी दो ही एंट्री है। एक केस, एक जो एंट्री है वो आपके पास सिर्फ तभी होगी जब पार्शियल पेमेंट का केस होगा। तो मैं यहां कंडीशन लिख रहा हूं, इफ क्या हुआ, ये कंडीशन लगा दी मैंने, इफ पार्शियल पेमेंट मेड, अगर पार्शियल पेमेंट किया गया है तो याद रखो पार्शियल पेमेंट किसको करेगी कंपनी, वेंडर को, जिससे आपने मशीन खरीदी, जिससे आपने कोई एसेट खरीदा। तो पार्शियल पेमेंट के केस के अंदर वेंडर डेबिट हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, यानी जितना पेमेंट दे दिया। इज दैट क्लियर? तीसरी जो एंट्री होगी वो होगी आपके पास इशूइंग एंट्री। अब जो इशूइंग एंट्री होगी तो इट मींस होता है कि अब कंपनी शेयर्स को इशू करती है। तो याद रखो कंपनी शेयर्स को इशू दो तरीके से करती है, या तो वो पार पे करेगी या फिर वो प्रीमियम पे करेगी। किस पे करेगी, पार पर या वो प्रीमियम पर। अगर वो पार पे करती है तो सिंपल है, वेंडर टू शेयर कैपिटल। अगर वो प्रीमियम पे करती है तो सिर्फ प्रीमियम और आ जाएगा, जैसा प्रीमियम को हम लोग किसमें रिकॉर्ड करते हैं, एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैं इशूइंग एंट्री इसकी यहां करके दिखाता हूं, यानी इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी इस टॉपिक को मैंने रब कर दिया, इसको मैं बाद में। तो इशूइंग एंट्री की जो दोनों एंट्री है वो मैं यहां रिकॉर्ड करता हूं। मान लो ये है आपके पास ए, इशू एट पार, किस पे करती है वो कंपनी, एट पार पे इशू करती है। अगर वो पार पर इशू करती है तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब वेंडर कितने से होगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट मींस क्या है, यानी कंपनी ने जितने के सन्ड्री एसेट टेक ओवर यानी एक्वायर किए थे, जितना वेंडर को देना था यानी अमाउंट टू बी पेड, उसमें से कंपनी ने कुछ दे दिया जिसे पार्शियल पेमेंट है, और जो बच गया वो आपका रिमेनिंग अमाउंट या आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो जितना बच गया उसे आउटस्टैंडिंग, जिससे वो वेंडर डेबिट हो जाएगा और उतने के उसे शेयर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अगर कंपनी प्रीमियम पर इशू करती है तो एंट्री सेम है बट यहां पर एसपीआर और आ जाएगा, सी ऑन बोर्ड, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर। एसपीआर मींस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इज दैट क्लियर? लेकिन वेंडर जो होगा अभी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट से डेबिट होगा। इसमें से एक ही केस हो सकता है, या तो वो पार पर करेगी या फिर वो प्रीमियम पर, यानी एक केस एक ही बार और एक वेंडर के साथ होगा एट वंस।
दोनों केसेस एक वेंडर के साथ एक साथ नहीं हो सकते, अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइम पर हो सकते हैं एक ही वेंडर के साथ, लेकिन एक समय में एक ही केस होगा। या तो उस समय वो पार पर दे रही है या उस समय वो प्रीमियम पर दे रही है, एक समय में एक ही केस है। तो समझ गए, पहली एंट्री कौन सी होगी, एक्विजिशन की। पार्शियल पेमेंट के आगे मैंने कंडीशन लगा दिया, इफ अगर पार्शियल पेमेंट है तो आपके पास ये एंट्री पास होगी, अगर पार्शियल पेमेंट नहीं है तो फिर इस एंट्री को पास करने की जरूरत नहीं है। फिर लास्ट में उसके बाद इशूइंग एंट्री होगी। इशूइंग एंट्री फिर किससे हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जितना बाकी बचा है वेंडर का, टू शेयर कैपिटल। देन यहां भी आपके पास अगर वो प्रीमियम के केस में करती है तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड आउटस्टैंडिंग अमाउंट से होगा, टू शेयर कैपिटल एंड टू एसपीआर इन केस। अब इसके अंदर शेयर कैपिटल और एसपीआर दोनों ही है इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट में। तो शेयर कैपिटल को कैसे निकाला जाए, तो शेयर कैपिटल को निकालने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूं। शेयर कैपिटल इक्वल्स टू, शेयर कैपिटल को कैसे निकालेंगे, अगर शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे वो इश्यू करती है तो किस तरीके से निकालेंगे, तो ध्यान रखो, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू होता है अमाउंट आउटस्टैंडिंग, यानी ये जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग वाला। आप सबसे पहले जनरल एंट्री पास कर लो, जनरल एंट्री पास कर लो, ये आपको दे रखा होगा, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट है वेंडर के आगे जो डेबिट हो रहा है उसको बोलते हैं अमाउंट आउटस्टैंडिंग, वो आपने एज इट इज यहां लिख दिया, डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करना है आपको, अमाउंट आउटस्टैंडिंग। अब याद रखना, जब आपको शेयर कैपिटल निकालनी हो तो शेयर कैपिटल क्या चीज कहलाती है, द फेस वैल्यू। क्या कहलाती है, फेस वैल्यू का पार्ट हमेशा शेयर कैपिटल में जाएगा। किसका पार्ट जाएगा, फेस वैल्यू का। तो खुद सोचो कि जब शेयर कैपिटल कंसिस्ट ओनली द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, तो इसको फेस वैल्यू से आप क्या करेंगे, एफ वी ऑफ शेयर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग इनटू एफ वी अपॉन शेयर। एफ वी मींस फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, यानी शेयर की क्या फेस वैल्यू है, और डिवाइड कर देंगे इसको इशूड आईवी ऑफ शेयर, यानी शेयर की इशूड वैल्यू से आप इसको डिवाइड कर देंगे। इज दैट क्लियर नॉट। चलिए मैं आपको एग्जांपल लेकर सिखाता हूं। इसी जनरल एंट्रीज के अंदर है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। कंपनी ने एक मशीन खरीदी, और मशीन खरीदी थी 5 लाख रुपए की, यानी एक मशीन कंपनी ने खरीदी थी 5 लाख रुपए की, और उसमें से पार्शियल पेमेंट दे दिया कंपनी ने। कितना पार्शियल पेमेंट दे दिया, 1 लाख रुपए का पेमेंट दे दिया। तो आउटस्टैंडिंग कितना बच गया, 4 लाख। ठीक है, कंपनी ने मशीन कितने की खरीदी, 5 लाख की खरीदी, पार्शियल पेमेंट 1 लाख का था पेमेंट, और जो बच गया पैसा वो 4 लाख है। और जो 4 लाख रुपए हैं वो दो तरीके से कंपनी, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं इसमें, अगर कंपनी एट पार इशू करती है या फिर एट प्रीमियम इशू करती है, लेकिन कंपनी ने एट प्रीमियम इशू किया। अब जो शेयर है, शेयर की जो वैल्यू है वो कितने की है, 10 रुपए की। शेयर की जो वैल्यू है वो कितने की है, 10 रुपए की, और इसने प्रीमियम लिया 25%, यानी 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। चलिए मैं अब इस एग्जांपल को यहां सेट करता हूं। देखो था, उसने क्या खरीदा था, मशीन। सन्ड्री एसेट को आप हटाकर यहां क्या लिखेंगे, जो भी एसेट आपने लिखा है, मशीन अकाउंट डेबिटेड, कितने का मशीन अकाउंट है, मशीन कितने की खरीदी है आपने, 5 लाख की। तो ऑटोमेटिकली वेंडर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 5 लाख का ही पेमेंट करना होगा। इज दैट क्लियर। अब पार्शियल पेमेंट ये कंपलसरी नहीं है पार्शियल पेमेंट, लेकिन इस कंडीशन में मैंने रख दिया है, अगर पार्शियल पेमेंट है तो पार्शियल पेमेंट कंपनी ने कितना कर दिया वेंडर को, 1 लाख। तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड, यहां मैंने वेंडर का नाम नहीं लिखा इसलिए यहां भी नाम नहीं आया। टू बैंक अकाउंट, 1 लाख रुपए आपके अकाउंट से चला गया। अब कितने बच गए, जितने बच गए उसकी वो शेयर इश्यू करती है। तो शेयर को इश्यू करने के दो ही कंडीशन थी, मैंने आपको बताई थी, या तो वो पार पर इश्यू करेगी या फिर वो प्रीमियम पे। अगर वो पार पर इश्यू करती है
तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा कितना बचा था वेंडर का पैसा बचा था 4 लाख। तो कंपनी ने 4 लाख और 4 लाख की शेयर इश्यूड कर दिए कंपनी ने। अगर मान लो कि वो पार पे ना करके प्रीमियम पे इश्यू करती है, तो प्रीमियम कितना दे रही है वो? 25%। 25% मीन्स कितना हो गया? यानी 25% ऑफ द फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा ले रही है। यानी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितने की है? 10 रुपए की, और ले कितना रही है? 25% ऑफ द फेस वैल्यू एक्स्ट्रा। तो एक छोटी सी एग्जांपल है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, 10 रुपीज का निकालना 25%, तो मैं आपको छोड़ देता हूं, वो सारी चीजें छोड़ दो। याद रखो, फेस वैल्यू जो होती है वो हमेशा 100% होती है। अगर फेस वैल्यू 100% है और प्रीमियम कितना? 25% एक्स्ट्रा, तो इश्यूड वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो देयरफॉर फेस वैल्यू को मैं मान लेता हूं 100%, तो इश्यूड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% प्लस 25%, इट मींस 125%। गॉट इट? क्योंकि इश्यूड वैल्यू में क्या होता है? प्रीमियम इंक्लूड होता है, जो आपका 25% है। तो मैं अब इसका निकालता हूं प्रीमियम के केस में। लेकिन यह फॉर्मूला तभी लगाना जब आपका प्रीमियम का केस हो। अदरवाइज अगर फेस वैल्यू का केस है, पार का केस है, तो करने की जरूरत ही नहीं। जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उतने के शेयर हो गए, डेट्स ऑल, खत्म कहानी। लेकिन अगर प्रीमियम का केस है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपको शेयर कैपिटल निकालनी है। तो देयरफॉर बोर्ड पर देखो, पार्शियल पेमेंट कर दिया कंपनी ने, कितने पैसे बच गए? जितने पैसे बच गए, यानी 4 लाख रुपए बच गए उसके। ठीक है भाई, 4 लाख रुपए आपका आउटस्टैंडिंग। तो मैंने क्या बोला था, आप जनरल एंट्री पास कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तो बता रखा है वो इसमें प्रीमियम है या फिर फेस वैल्यू है। आपने जनरल एंट्री पास कर ली, खत्म। अब आपको शेयर कैपिटल की वैल्यू निकालनी है और प्रीमियम की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था? शेयर कैपिटल का फॉर्मूला, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, यहां से कितना आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग? 4 लाख। फेस वैल्यू कितनी बताई थी मैंने हमेशा? अगर फेस वैल्यू दे रखी हो तब भी छोड़ देना उसको, बस याद रखना फेस वैल्यू हमेशा 100% होती है। फेस वैल्यू तो आपकी 100%, तो मैंने 100 ले लिया। इश्यूड वैल्यू कितनी है? तो इश्यूड वैल्यू बराबर क्या होता है? जितना प्रीमियम था वो प्लस कर दो। तो प्रीमियम इन परसेंटेज है, क्योंकि ये भी मेरे पास परसेंट है, तो मैं प्रीमियम के अंदर भी परसेंटेज प्लस करूंगा। अगर प्रीमियम की वैल्यू दे रखी है विदाउट परसेंटेज, तो फिर मैं इसमें प्लस कर देता। तो प्रीमियम कितना है? 25%, जो मैंने अभी आपको यहां निकालकर सिखाई इश्यूड वैल्यू। तो इश्यूड वैल्यू कितनी हो गई? 125। अब इसको डिवाइड कर लो, 25 से डिवाइड किया तो ये 4, 25 से डिवाइड किया तो ये 5, 5 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा? 80,000। इट मींस 80,000 इंटू 4, 3,20,000। तो शेयर कैपिटल कितने की हो गई? 3,20,000। दोनों को माइनस करोगे कितना निकल कर आ जाएगा? 80,000। या तो आप इन दोनों को माइनस करके निकाल लो, तब आ जाएगा 80,000। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम माइनस करके नहीं निकालेंगे, हम तो सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, तो खुद सोचो प्रीमियम कितना है? 25%। किसका होता है प्रीमियम? फेस वैल्यू का। तो इसका 25% निकालो, कितना निकलेगा? वही आ जाएगा। 25% मीन्स क्या होता है? 1/4। 25% मीन्स 1/4। 3,20,000 को 1/4 करेंगे तो आपका 80,000 ही आ जाएगा। और दोनों का देखो, डेबिट भी 4 लाख है और क्रेडिट भी 4 लाख है। इज दैट क्लियर? यहां तक तो आ गया ना समझ में? तो याद रखना, मैंने आपको फिर बोला था कि जब कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है अदर देन कैश, तो उसके दो शक्लें हैं, दो तरह से करती है, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स और फॉर एक्वायरिंग बिजनेस, जो भी मैंने आपको पढ़ाऊंगा। एसेट का केस हो या बिजनेस का केस हो, दो एंट्री कंपलसरी है, एक्विजिशन की और दूसरी आपके पास इशूइंग की। लेकिन पार्शियल पेमेंट की कंडीशनल है, अगर पार्शियल पेमेंट है तो करेंगे ये एंट्री, अदरवाइज नहीं करेंगे। और अगर आप इशू करती है तो कंपनी, वहां भी दो टर्म्स थी जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, एक है आपके पास एट पार और दूसरी आपके पास एट प्रीमियम। यहां तक आपका क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट जो शक्ल थी उसकी, एक्विजिशन बिजनेस वाली, अब मैं वो पढ़ाता हूं, उसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि अभी मैंने उसको एक्सप्लेन किया था एक्वायरिंग एसेट को, अब सिमिलरली वो भी है। तो मैं यही लिख देता हूं, फॉर
एक्वायरिंग बिजनेस। इसमें क्या होता है, कंपनी कभी कभी किसी एक बिजनेस को खरीद लेती है, छोटा हो या बड़ा हो उससे मैटर नहीं है। तो पता होगा कि जब कोई भी कंपनी किसी फर्दर बिजनेस को खरीदती है तो उस बिजनेस के अंदर एक से ज्यादा अनेक एसेट पाए जाते हैं, अनेक एसेट्स हैं जिनको वो टेक ओवर करती है, और फिर उसके साथ साथ उसकी लायबिलिटीज को भी टेक ओवर कर लेती है, यानी एसेट भी लेती है और उसकी लायबिलिटीज भी ले लेती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कंपनी ने एक बिजनेस खरीदा, उस बिजनेस के पास कई सारे एसेट थे जिनकी टोटल वैल्यू थी 30 लाख। लेकिन जब कंपनी उसके बिजनेस को खरीद रही है, उसके एसेट को खरीद रही है, तो वो कंपनी वाला यानी जो जिसकी खरीद रही है, वो वेंडर, जिसे हम लोग वेंडर पर्सन कहते हैं, तो वो कहता है कि भाई मेरी लायबिलिटीज भी आप ही ले लो। तो ठीक है, कंपनी को क्या करना है, उसने एसेट ले लिए और जितने की लायबिलिटीज देनी थी उसको, उससे माइनस करके पेमेंट कर देगी उसको। जैसा कि आप भी करते हैं कि अगर आप किसी की लायबिलिटीज लेते हैं और आपके पास किसी का एसेट है जिससे कि आपने उसको एसेट को एक्वायर किया था, तो आप क्या करेंगे, माइनस करने के बाद पेमेंट करेंगे कि भाई ये लायबिलिटीज भी तो देनी है। तो सिमिलरली यहां भी कंपनीज एक बिजनेस को खरीदती है जिसके एसेट भी टेक ओवर करती है और लायबिलिटीज भी टेक ओवर करती है। फिर उसके बाद पार्शियल पेमेंट का केस, अगर पार्शियल पेमेंट है तो करती है, अदरवाइज नहीं करती, फिर सारे पैसों को वो शेयर इश्यू कर देती है। सी ऑन बोर्ड यहां भी दो कंपलसरी एंट्री है, तीसरी वो है जो पार्शियल पेमेंट की है। सी ऑन बोर्ड मैं आपको एंट्री करता हूं। पहली एंट्री कौन सी थी, एक्यूजिशन एंट्री, एक्यूजिशन या फिर एक्वायरिंग एंट्री। एक्वायरिंग एंट्री, अब यहां क्या कर दिया, वो कई सारे एसेट ले रही है, तो मैं फिर वही लिखूंगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, यानी इंडिविजुअली जितने भी वो एसेट ले रही है सारे एसेट्स को इंडिविजुअली शो करना है, यानी वन बाय वन सेपरेटली। जैसे मशीन अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, जो भी आपके एसेट्स होंगे सारे एसेट्स को वन 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 करके डेबिट कर देंगे और सबकी वैल्यूज यहां लिखेंगे जितने पर वो ले रही है, यानी इट मींस फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मींस जितने पर उसका सौदा हो रहा है। बुक वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, मार्केट वैल्यू से भी हमें कोई मतलब नहीं है। बुक वैल्यू तो वो जो उसकी बुक्स में रिकॉर्ड थी, यानी वेंडर की बुक्स में रिकॉर्ड थी, और मार्केट वैल्यू वो जो उसकी मार्केट के अंदर कीमत है, जिस एसेट को आप खरीद रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ फेयर वैल्यू का मतलब होता है जिस पर हमारी डील हो रही है, यानी फेयर वैल्यू को दूसरे शब्दों में डीलिंग वैल्यू या डीलिंग प्राइस भी कहते हैं। बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं, मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं, फेयर वैल्यू से मतलब है जितने पे हमारी बात तय हो रही है, या डिटरमाइंड या डिटर्मिनेशन या फेयर वैल्यू या डील प्राइस, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, जब कंपनी ने सारे एसेट्स टेक ओवर कर लिए, उसके बाद कंपनी उसकी लायबिलिटीज को भी टेक ओवर करती है। तो लायबिलिटीज भी कई सारी हो सकती हैं, तो इसीलिए सन्ड्री लिखना है, वहां भी आपको वन बाय वन करके लिखना है। टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। अब ये डेबिट नहीं, ये तो सिर्फ ये डेबिट होगा, एसेट्स डेबिट होगा एज पर द मॉडर्न रूल, नॉमिनल रियल रूल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद वेंडर अकाउंट, जिससे ले रही है उसका नाम लिखना है। अगर वो इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे राकेश, तो टू राकेश, राकेश के आगे फिर अकाउंट नहीं लगेगा। नेक्स्ट, टू मोहन, सिर्फ मोहन लगेगा, अकाउंट नहीं लगेगा। अकाउंट तभी लगता है जब वो कोई बिजनेस हो, व्हाटसोएवर। अगर वो किसी बिजनेस को ले रही है और फिर उस बिजनेस का अपना नाम भी है, तो क्या लिखेगी, टू ए लिमिटेड अकाउंट, टू बी लिमिटेड अकाउंट, टू ए ग्रुप या बी ग्रुप, व्हाटसोएवर जो नाम होगा वेंडर का, हम उस वेंडर का नाम लिख देंगे। और इस वेंडर को यहां कितने पैसों से क्रेडिट करेंगे, परचेज कंसीडरेशन,
क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग पीसी कहते हैं। क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पीसी। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है एन एग्रीड अमाउंट। क्या मतलब होता है, एग्रीड अमाउंट। एग्रीड अमाउंट का मतलब होता है कि जब आपने किसी का बिजनेस को टेक ओवर यानी खरीदा है, तो उस वक्त आपने जो पैसे तय किए थे कि भाई मैं आपका ये बिजनेस खरीद रहा हूं और इस बिजनेस को 10 लाख 20 लाख 30 लाख में डिसाइड किया था खरीदना। तो जो भी आपका डिटरमाइन किया गया था, जो भी प्राइस तय हुए थे टू पे द वेंडर, वेंडर को देने के लिए, तो जो तय प्राइस थे उसे हम परचेज कंसीडरेशन कहते हैं। खैर, उसके बाद क्या होता है कि जब आपने एसेट ले लिए, सन्ड्री लायबिलिटीज भी उसकी टेक ओवर कर ली और हमारे पास ये परचेज कंसीडरेशन भी निकल कर आ गया। अब फर्क ये रहता है कि जब आपने एसेट ली और लायबिलिटीज ली, तो वहां नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल, मैं आपको अपना एग्जांपल सेट करता हूं, मैं इन सबको रब करता हूं। लेट अस एज्यूम कंपनी ने कई सारे एसेट खरीदे थे, यानी उसमें 2 या 3 या 4 या 5। मान लो कंपनी ने एक बिजनेस खरीदा जिसके ऑल एसेट्स की वैल्यू कितनी थी, 30 लाख। तो 30 लाख रुपए के उसने एसेट खरीद लिए। 30 एल फॉर लैख। 30 लाख रुपए के उसने सारे एसेट लिए, उसमें 2 4 5 6 जितने भी एसेट थे, टोटल वैल्यू यानी टोटल एसेट्स कितने थे आपके पास, 30 लाख के। फिर कंपनी ने उसकी लायबिलिटीज को भी टेक ओवर किया। अब लायबिलिटीज थी आपके पास 4 लाख की। कितने की लायबिलिटीज थी, 4 लाख की। तो खुद सोचो, कंपनी ने 30 लाख के एसेट लिए, 4 लाख की लायबिलिटीज, तो कंपनी हैज टू पे। अब कंपनी को कितना पे करना होगा, 26 लाख। आपको यही पता है, 30 में से भाई 4 लाख की आपकी लायबिलिटीज है, ठीक है, 26 लाख रुपए आप हमसे ले लो, खत्म, जाओ। इज दैट क्लियर नॉट। लेकिन वहां जब डीलिंग हुई थी दोनों के बीच में, तो वो डील 26 लाख की हो गई। जो डीलिंग प्राइस था, जिसे हम परचेज कंसीडरेशन कहते हैं, तो डीलिंग आपके पास 26 लाख की हो गई, मामला रफा और दफा, खत्म हो गया। बट इन केस अगर मान लो डीलिंग जो थी 26 लाख के बजाय 28 लाख की होती, यानी परचेज कंसीडरेशन यानी एन एग्रीमेंट, एग्रीड अमाउंट टू पे, जितना आपको देना है वो 28 लाख, और हमने उस डील को फाइनल कर लिया। यानी वो बंदा 28 लाख रुपए की डिमांड रखा था कि भाई मेरे एसेट ले लो 30 लाख की, मेरी लायबिलिटीज भी आप टेक ओवर कर लो, लेकिन मुझे आपको 28 लाख रुपए पे करने हैं। हमने उसको एग्रीड यानी उसको फाइनल कर दिया। तो इट मींस, अब आप खुद सोचो, हमें देने थे 26 लाख और हम दे कितने रहे, 26 लाख। तो 26 लाख क्यों दे रहे हैं, हमें कुछ तो फायदा नजर आ रहा है। तो जो फायदा नजर आ रहा वो हमारे लिए इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। इज दैट क्लियर नॉट। तो वो फायदा खैर अलग चीज है, बट यहां देखो इसके अकॉर्डिंग तो आपको नुकसान हो रहा है। देना था आपको 26 लाख, बट यू आर पेइंग 28 लाख। आपको देना था 26 लाख रुपए एसेट और लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग, बट आप देने के लिए राजी हैं, तैयार हैं, कितने, 28 लाख। तो आपका क्या हुआ, नुकसान। वो जो नुकसान है, उस नुकसान को हम कहते हैं गुडविल। क्या कहते हैं उसको, जो भी नुकसान है वो गुडविल अकाउंट में चला जाएगा। इज दैट क्लियर नॉट। और अगर मान लो 28 लाख की जगह, ये गुडविल हटाओ यहां से, अगर नुकसान हुआ तो वो गुडविल में जाएगा। मान लो कि अगर वो 25 लाख में ही डील फाइनल हो जाती, कितने में हो जाती है फाइनल, 25 लाख में, तो खुद सोचो आपको देने थे 26 लाख और वो बंदा राजी हो गया 25 लाख लेने के लिए, तो इट मींस हमारा फायदा होगा। कितने का फायदा हुआ, 1 लाख का। अब 1 लाख का जो फायदा हुआ वो कौन सा फायदा है, रिकरिंग नेचर यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन से हुआ, या नॉन बिजनेस यानी नॉन रिकरिंग नेचर है, यानी कैपिटल ट्रांजैक्शन है, या कैपिटल अकाउंट है, या कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन है, या रेवेन्यू नेचर है। तो इट इज सेड नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये हमारी बिजनेस डीलिंग्स
नहीं हुई है, ना तो ऑपरेशन से हुआ है, ये वन टाइम प्रॉफिट है। तो याद रखो, जब वन टाइम प्रॉफिट होता है या फिर कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वो आपके पास कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। इज दैट क्लियर नॉट? तो बस ध्यान रखना इस चीज का कि आपके पास डीलिंग कितने में हो रही है, यानी परचेस कंसीडरेशन क्या चीज है, और इन दोनों को जब माइनस करेंगे, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज जो आपने एक्वायर की हैं, दोनों का डिफरेंस जो है वो नेट एसेट कहलाएगा। अब मैं आपके पास सिखाता हूं इस चीज को, एंट्रीज वहां कर दूंगा। तो देयरफॉर यहां समझो, एक्विजिशन में क्या क्या चीज निकलती है। तो नेट एसेट निकलेगा सबसे पहले, नेट एसेट्स निकालो। नेट एसेट्स बराबर होता है आपके पास टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, यानी जितने एसेट थे जितनी लाइबिलिटीज थी। कितने एसेट हैं? 30 लाख के माइनस का 4 लाख, यानी 26 लाख आपके नेट एसेट आ गए। इज दैट क्लियर? 26 लाख आपके नेट एसेट आ गए। जब नेट एसेट को आप फाइंड आउट यानी निकाल लें, उसके बाद नेट एसेट को परचेज कंसीडरेशन से कंपेयर करते हैं। तो इस एग्जांपल में मैंने 3 बार परचेज कंसीडरेशन चेंज किया था। मेरा पहला परचेज कंसीडरेशन था 26, दूसरा था मेरे पास 28 और तीसरा था मेरे पास 25 लाख। गॉट इट? तो मैं आपके पास करता हूं, जब आप नेट एसेट्स को निकाल लेंगे, उसे कंपेयर करना है परचेज कंसीडरेशन से, तो ध्यान रखो, इफ परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन नेट एसेट, अगर परचेज कंसीडरेशन नेट एसेट से ज्यादा है, या इसको दूसरे में कहेंगे नेट एसेट्स लेस देन परचेज कंसीडरेशन। बात एक ही है, किसी भी तरीके से हम इसको कह सकते हैं, बात एक ही है, किसी भी तरीके से हम इसको कह सकते हैं, या तो परचेज कंसीडरेशन मोर देन नेट एसेट, या नेट एसेट लेस देन परचेज कंसीडरेशन। अगर आपका परचेज कंसीडरेशन मींस होता है यू हैव टू पे मोर देन व्हाट यू गॉट, यानी जितना आपको मिला उससे ज्यादा आपको देना है, तो ऐसा कहते हैं लॉस ऑन एक्यूजिशन। क्या टर्म लगती है उस जगह? लॉस ऑन एक्यूजिशन, यानी दैट इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। अगर आपके पास एक्विजिशन के समय नुकसान होगा, तो उसे हम लोग गुडविल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। इन केस इफ परचेज कंसीडरेशन इज लेस देन नेट एसेट्स, यानी नेट एसेट्स मोर देन परचेज कंसीडरेशन। बात एक ही है, या तो ये कह दो कि परचेज कंसीडरेशन नेट एसेट से छोटा है, या ये कह दो कि नेट एसेट्स परचेज कंसीडरेशन से ज्यादा है। अगर ऐसा है, यानी इसका मतलब हुआ कि आपने ज्यादा गॉट किया, ज्यादा गेट किया, ज्यादा हासिल किया, ज्यादा टेक ओवर किया, जितना उसको आपको देना है, तो यहां आपके पास फायदा हो गया। तो यहां कहेंगे प्रॉफिट ऑन एक्यूजिशन, और जब प्रॉफिट ऑन एक्यूजिशन होगा तो वो क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। सीआर मींस कैपिटल रिजर्व में जाकर वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर नॉट? तो सबसे पहले ध्यान रखना कि एक्वायरिंग बिजनेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एक्वायरिंग एसेट के मुकाबले। जो इससे पहले मैंने टर्म पढ़ाई थी फॉर एक्वायरिंग बिजनेस की जगह मैंने पढ़ाया था फॉर एक्वायरिंग एसेट। वहां सिंपल सा केस था, एसेट को एक्वायर करो, एसेट टू वेंडर, और उसके बाद अगर पार्शियल पेमेंट है तो पार्शियल पेमेंट तो अगर यहां भी आएगा, तो पार्शियल पेमेंट है तो वेंडर टू बैंक कर दो, फिर बाद में इशूइंग एंट्री होंगी, यानी वेंडर टू शेयर कैपिटल पार के केस में। लेकिन यहां जो है थोड़ा वो निकालना है आपको, क्या प्रॉफिट है या लॉस है। अगर आपका लॉस ऑन एक्विजिशन है तो फिर वो गुडविल में जाएगा, और अगर वो प्रॉफिट ऑन एक्विजिशन है तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा।
जैसे, और अगर आपके दोनों चीजें बराबर हैं, यानी नेट एसेट इज इक्वल टू द परचेज कंसीडरेशन, इट मींस नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना तो फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ, तो देयरफॉर इन दैट केस गुडविल अकाउंट एज वेल एज द क्रेडिट अकाउंट कैन नेवर बी शोन। लेकिन ये तभी शो होंगे जब प्रॉफिट और लॉस होगा। अगर प्रॉफिट और लॉस नहीं है तो ना तो गुडविल डेबिट होगी और ना ही कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होगा। जैसा कि 26 का केस, दोनों चीजें बराबर आ रही है, तो ना तो कैपिटल रिजर्व आएगा ना गुडविल। 28 लाख में क्या आ जाएगी आपके पास गुडविल, क्योंकि नुकसान हो गया, यू हैव टू पे 26 बट यू आर पेइंग 28, तो देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 2 लाख। इन केस ऑफ 25 लाख, अगर 25 लाख का केस आ गया तो आपके पास कैपिटल रिजर्व, बिकॉज यू हैव टू पे 26 बट यू आर नाउ पेइंग 25, तो देयर इज अ 1 लाख प्रॉफिट। यहां आपका 1 लाख का प्रॉफिट है जो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद पार्शियल पेमेंट। फर्स्ट एंट्री तो आपकी होगी, सेकेंड एंट्री है आपके पास पार्शियल पेमेंट, लेकिन मैं फिर कंडीशन लगा रहा हूं, उसमें भी मैंने कंडीशन लगाई थी, यहां भी मैं कंडीशन लगा रहा हूं। इफ पार्शियल पेमेंट, अगर पार्शियल पेमेंट है तो क्या करना है। अगर पार्शियल पेमेंट है तो सिंपल सा केस है, जैसा वहां किया था एक्वायरिंग एसेट में, वही सेम केस एक्वायरिंग बिजनेस में भी है। क्या है आपके पास, वेंडर, उस आदमी का नाम लिखो, उस बिजनेस का नाम लिखो जिससे आपने एसेट और लायबिलिटीज टेक ओवर किए, तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, सिंपल सा केस। इज दैट क्लियर। देन उसके बाद फिर टर्म आती है इशूइंग एंट्री, यानी इश्यू ऑफ शेयर्स। कौन सी एंट्री, अब इशूइंग एंट्री। अब कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स को इशू। पहले तो एक्वायर कर लिया उसने एसेट और लायबिलिटीज को, पार्शियल पेमेंट है तो दो, वरना छोड़ दो, ये एंट्री तभी होगी जब पार्शियल पेमेंट है। उसके बाद क्या कंपनी करती है, शेयर्स को इशू, यानी इशूइंग एंट्री पास होगी। अब जब इशूइंग एंट्री पास होगी तो मैंने आपको बोला था कंपनी जब शेयर्स को इशू करती है तो दो टर्म्स लगाती है। पहली टर्म क्या है, एट पार, यानी वो पार पे इशू कर रही है, जैसा कि अभी मैंने आपको सिखाया था किस केस में, एक्वायरिंग एसेट में। तो कंपनी जब शेयर्स को इशू करती है तो एंट्री होगी आपके पास वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट मींस क्या होता है कि कंपनी ने जितने का परचेज कंसीडरेशन था, जो आपको एग्रीड था, उसमें से कुछ तो दे दिया पार्शियल पेमेंट में, और जो बच गया वो आपको शेयर दे रही है उसके बदले की। तो जो बच गया है तो वो आपका आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो कि पार्शियल पेमेंट है ही नहीं, तो जो ड्यू था, जो एग्रीड था, वही आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अमाउंट टू बी पेड, जो आपको बाकी रह गया है वो आपका आउटस्टैंडिंग कहलाएगा, या रिमेनिंग अमाउंट कह सकते हैं। बी केस क्या कहलाएगा, बी एट प्रीमियम। अब कंपनी या तो पार पे करेगी शेयर्स को इशू, या फिर वो प्रीमियम पे करेगी। प्रीमियम पे करेगी तो एसपीआर यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी क्रेडिट होगा। तो सी ऑन बोर्ड सिमिलर, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल एंड टू एसपीआर, यानी वेंडर अकाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट से ही डेबिट होगा, शेयर कैपिटल और टू एसपीआर। और अभी मैंने आपको शेयर कैपिटल का फॉर्मूला सिखाया था, क्या था शेयर कैपिटल का फॉर्मूला, चलो वो मैं यहां दोबारा से यहां लिख देता हूं। शेयर कैपिटल का फॉर्मूला, शेयर कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू होता है आपके पास अमाउंट आउटस्टैंडिंग, यानी ये जनरल एंट्री पहले पास कर लेना, बाद में ये निकालना। आपको ये तो पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता है, बट वैल्यूज नहीं पता। आप जनरल एंट्री पास कर लो, अमाउंट आउटस्टैंडिंग आपको पता है क्योंकि आप माइनस करके निकाल सकते हैं अमाउंट आउटस्टैंडिंग। अब निकाल क्या रहे, शेयर कैपिटल। तो मैंने बोला शेयर कैपिटल कंसिस्ट ओनली द फेस वैल्यू। तो जब आपको शेयर कैपिटल निकालनी हो तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, और डिवाइड करेंगे इश्यूड वैल्यू से ऑफ
शेयर। तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर, इशूड वैल्यू ऑफ शेयर, दोनों इन तीनों को निकालेंगे, जो आपके पास वैल्यू निकलेगी उसे हम शेयर कैपिटल, और जो शेयर कैपिटल आएगी वो आप इसके सामने यहां रखेंगे, और इसको दोनों को माइनस करने के बाद ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जिसे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहेंगे। तो याद रखो, ये चीज आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में, माइनस करके पता लग जाएगी। शेयर कैपिटल आपने यहां से निकाल लिया और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये निकल आएगा। इज दैट क्लियर? यहां तक तो आपको समझ में आ गया। तो अदर देन कैश में भी दो केसेस होते हैं, फॉर एक्वायरिंग एसेट एंड फॉर एक्वायरिंग बिजनेस। एसेट्स में भी 3 एंट्री थी, 2 कंपलसरी थी और एक पार्शियल पेमेंट की थी, वो जरूरी नहीं थी, अगर है तो करनी है। यहां भी 3 ही थी, पहली आपके पास एक्विजिशन, दूसरी आपके पास पार्शियल पेमेंट और तीसरी आपके पास इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर है पार्शियल पेमेंट तो करो, अदरवाइज छोड़ दो। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, एक बात और कहनी थी कि वीडियोस को लास्ट तक देखना जरूरी है, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूं उस टॉपिक की प्रॉब्लम्स उस टॉपिक के बाद में ही कराऊंगा। जैसे कि अभी मैं इस टॉपिक पर कुछ प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं। इज दैट क्लियर? यहां तक वीडियोस को देखना या वीडियोस को इनकम्प्लीट देखना यह गलत है। वीडियोस को अगर देखना है यानी सीखना है तो आखिर तक वीडियोस को देखो, तभी कुछ समझ पाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, जिससे कि और भी ज्यादा अच्छा, और भी नई नई वीडियोस में भी बनाने वाला हूं ऑन वेरियस टॉपिक्स, यानी अकाउंट्स पे 11th और 12th दोनों, और भी काफी है, बीकॉम पे भी बनाऊंगा, सीए पे भी बनाऊंगा, सीएस पे भी बनाऊंगा, काफी सारी क्लासेस, काफी सारे स्टैंडर्ड पे मैं बनाऊंगा और कई सारे टॉपिक्स, कई सारे सब्जेक्ट्स पे बनाऊंगा। बट ये है कि अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, क्योंकि मैं खुद एक नया हूं इस पर। चलिए, अब मैं जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया था, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, टॉपिक शायद क्लियर हो गया होगा, लेकिन जब तक क्लियर नहीं होता, जब तक कि हम उस पर कुछ प्रॉब्लम्स को ना कर लें, यानी कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना कर लें, तो मैं उसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। और मेरे पास जो बुक है वो है टीएस ग्रेवाल की 2019 एडिशन है, टीएस ग्रेवाल की है, और मैं इसी बुक से क्वेश्चंस करता हूं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 है, पहले 27 और 1 बाय 1 क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से सुनना और सॉल्यूशन को भी ध्यान से देखना और सुनना। तो क्वेश्चन नंबर है 27। $2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी कितने कर रही है? 2000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच वर इश्यूड टू एक्स लिमिटेड। किसको कर रही है? एक्स लिमिटेड, यानी यहां वेंडर कौन है? एक्स लिमिटेड। फ्रॉम हुम, जिससे एसेट्स ऑफ ₹25,000। यहां जो कंपनी ने एसेट लिया वो कितने का है? 25,000 का एसेट वर एक्वायर्ड। अब एसेट का नाम नहीं दे रखा, मशीन है, लैंड है, तो जब नाम नहीं दे रखा तो हम भी एसेट ही रिकॉर्ड करेंगे, जो दे रखा हम वही रिकॉर्ड करेंगे। किससे ले रही है? एक्स लिमिटेड से। एसेट ले रही है वो 25,000 का, जबकि शेयर्स जो दे रही है वो 2000 शेयर, 10 रुपए का एक, यानी इट मींस 2000 रुपए के शेयर दे रही है, 20,000 रुपए के शेयर दे रही है। इट मींस 20,000 रुपए के शेयर दे रही है और एसेट ले रही है कितने का? 25,000 का। तो ध्यान दो कि जब 20,000 के शेयर दे रही है, 25,000 का एसेट ले रही है, तो इट मींस शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। बोर्ड पर देखो, पहली एंट्री मैंने बोली थी, कौन सी थी आपके पास? एक्वायरिंग यानी एक्विजिशन। तो पहली एंट्री होगी आपके पास एसेट अकाउंट डेबिटेड टू एक्स लिमिटेड, क्योंकि यहां पर वेंडर का नाम दे रखा है। अगर एसेट का नाम दे रखा होता तो मैं एसेट लिखता, एसेट टू वेंडर। कितने का एसेट ले रही है? 25,000। इज दैट क्लियर? लेकिन पहली एंट्री थी एक्विजिशन की, दूसरी बताई थी मैंने पार्शियल पेमेंट की। पार्शियल पेमेंट कंडीशनल था, वो जरूरी नहीं था, लेकिन अभी तक इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा पार्शियल पेमेंट के बारे में। तो जब पार्शियल पेमेंट के बारे में मेंशन ही नहीं है तो हम पार्शियल पेमेंट की एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी एंट्री जो थी उसके बाद वाली, जिसे हम लोग बोलते हैं इश्यू, तो इश्यू तो करेंगे। तो खुद सोचो, वेंडर यहां पर क्रेडिट हो रहा है 25,000 से,
और इश्यू कितने का कर रही है वो 20,000, तो इट मींस प्रीमियम आ गया। तो एंट्री होगी आपके पास एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, वेंडर जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट हो गया। टू शेयर कैपिटल, कितने के शेयर हैं 20,000 रुपए के शेयर। अब खुद सोचो 25,000 रुपए देने थे, दे कितने रही है 20,000 के शेयर, इट मींस शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, जिसे हम लोग क्रेडिट कर देते हैं एसपीआर यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, कितना 5,000। तो याद रखो मैंने बोला था कि एक्विजिशन चाहे वो बिजनेस का हो या फिर एसेट का हो, दो ही एंट्री कंपल्सरीली पास होती है। तीसरी जो एंट्री थी जो बीच में आती है पार्शियल पेमेंट की, वो कंडीशनल है, अगर वो है तो करो वरना नहीं। लेकिन ये दोनों तो होनी ही होनी है, क्योंकि एक्वायर तो करना ही है और फिर एक्वायर करने के बाद इशू भी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके पास एक और शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 29 राजन लिमिटेड का। क्वेश्चन नंबर है 29 और इसकी पहचान है राजन लिमिटेड के नाम से ये क्वेश्चन होगा। किस नाम से होगा? राजन लिमिटेड। पढ़ो क्वेश्चन अब क्या कहता है। राजन लिमिटेड परचेस्ड, अब राजन लिमिटेड तो कंपनी है जो खरीद रही है, यानी वेंडी कंपनी या वेंडी पर्सन वो जो खरीदता है यानी बायर, और जो बेच रहा है उसे हम लोग वेंडर कहते हैं। अब राजन लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम गीता, तो यहां वेंडर कौन हुआ? गीता, यानी वेंडी और वेंडर। वेंडर किसको कहते हैं? सेलर को, ट्रांजैक्शन के अंदर जो सेलर है, और वेंडी किसको कहते हैं? बायर को। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेंडी कौन है आपके पास? राजन लिमिटेड। राजन तो खरीद रहा है, और वेंडर कौन है आपके पास? गीता एंड कंपनी। इज दैट क्लियर? तो राजन लिमिटेड ने एसेट परचेज किया, कितने का एसेट है? 5 लाख रुपए का। तो एसेट नाम नहीं दे रखा, सिर्फ एसेट दे रखा है। 5 लाख रुपए का तो उसने एसेट खरीदा। A sum of rupees 1 lakh was paid by means of bank draft। 5 लाख का एसेट खरीदा, जिसमें से 1 लाख रुपए का उसने पार्शियल पेमेंट कर दिया बैंक ड्राफ्ट की शक्ल में। नेक्स्ट, तो अब कितना बच गया? ये तो पार्शियल पेमेंट है, बच कितना गया? 4 लाख। तो ये तो आपके पास पार्शियल पेमेंट, और ये क्या है आपके पास? आउटस्टैंडिंग। बाकी बचा कुछ पैसा आपका 4 लाख है। फॉर द बैलेंस राजन लिमिटेड इशूड, अब जो पैसा बच गया यानी बैलेंस अमाउंट यानी आउटस्टैंडिंग, इसके लिए राजन लिमिटेड ने इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, इस 4 लाख रुपए के शेयर दिए एट द रेट प्रीमियम, कितने? 25%। प्रीमियम कितना आपका? 25%। तो अब ध्यान रखो, पहला क्वेश्चन था एक्वायरिंग, पार्शियल और इशूइंग, और वो भी इशू किस पर है? प्रीमियम पर है। तो यहां भी 3 एंट्री होंगी। पहली एंट्री का नाम क्या बताया था मैंने आपको? एक्वायरिंग यानी एक्विजिशन। चलो मैं लिख देता हूं ताकि आपको बार बार याद ना करना पड़े। एक्विजिशन एंट्री आपको नहीं लिखनी है, मैं सिर्फ सिखा रहा हूं इस चीज को। एक्विजिशन एंट्री, क्या खरीद रही है वो? एसेट। तो एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिटेड। कितना का एसेट है? 5 लाख रुपए का। किससे खरीद रही है? टू गीता एंड कंपनी से। तो गीता एंड कंपनी यहां पर कौन है? वेंडर, और वेंडर कितने से है? 5 लाख। फिर उसके बाद पार्शियल पेमेंट, कंपनी ने क्या कर दिया? पार्शियल पेमेंट। कितने का पार्शियल पेमेंट किया? 1 लाख रुपीस का। जब 1 लाख रुपीस का, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वेंडर कौन है? गीता। वेंडर अकाउंट डेबिटेड, यानी गीता का एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपए से टू बैंक ड्राफ्ट यानी बैंक अकाउंट 1 लाख। देन उसके बाद थर्ड एंट्री होगी इशूइंग एंट्री।
जो सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री है वो कौन सी है आपके पास, इशूइंग। अब जब इशू कर रही है वो भी किस पे कर रही है, प्रीमियम पर। तो मैंने क्या बोला था, पता लग गया ना आपको प्रीमियम है, तो एंट्री पास कर लो, वैल्यूज बाद में देखेंगे। तो एंट्री क्या होगी, गीता एंड कंपनी, अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। उसके बाद टू शेयर कैपिटल, टू एसपीआर अकाउंट। अब खुद सोचो, 5 लाख रुपए के एसिड खरीदे थे, 1 लाख रुपए से आप गीता को दे दिया, गीता का कितना पैसा बच गया, 4 लाख। यही आपका आउटस्टैंडिंग है, यानी 5 लाख से गीता क्रेडिट थी, 1 लाख से डेबिट। इट मींस क्या हुआ, गीता का 1 लाख रुपए जा चुका, 4 लाख बच गया। 4 लाख के शेयर दे रही है, अब वो शेयर किस पे दे रही है, प्रीमियम पर। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला पढ़ा था, शेयर कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर अपॉन इश्यूड वैल्यू ऑफ शेयर। आउटस्टैंडिंग कितना है, जो यहां डेबिट हो रहा है वही आपका आउटस्टैंडिंग है, इश्यू के वक्त जो डेबिट हो रहा है। तो 4 लाख रुपए इनटू फेस वैल्यू को मैंने क्या बोला था, या तो आपके पास वैल्यू दे रखी हो, अगर परसेंटेज इन प्रीमियम दे रखा है, यानी प्रीमियम परसेंटेज की शक्ल में दे रखा है, तो फेस वैल्यू को आप 100 मान लो। कितना मान लोगे आप, 100%। और प्रीमियम कितना हो जाएगा फिर, 25%। और इश्यूड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से 25 ज्यादा, यानी 125। इज दैट क्लियर, यानी फेस वैल्यू को आप 100%, तो ये आपके पास 25% एक्स्ट्रा है इश्यूड वैल्यू, यानी एक्स्ट्रा ओवर द फेस वैल्यू। तो कितनी है, 125। डिवाइड कर लो, 25 से डिवाइड किया 4, 25 से डिवाइड किया 5, 5 से इसे डिवाइड किया कितना हो जाएगा, 80,000। अब 80,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 3,20,000। तो शेयर कैपिटल आ गई आपके पास 3,20,000। रिजर्व कितना आ जाएगा फिर, 80,000 का, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 80,000। दोनों को माइनस करके निकाल लो, या फिर अगर चाहते हो कि जो शेयर कैपिटल कैलकुलेट की थी उसका 25%, और 25% मींस क्या होता है, 1/4। तो अगर आप चाहते तो यहां पर एसपीआर निकाल लेते, यानी 25% ऑफ 3,20,000 इज इक्वल टू 80,000। तो आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, या फिर जनरल एंट्री से माइनस करके भी निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर, मैंने दोनों केसेस करा दिए, पार का भी करा दिया और प्रीमियम का भी करा दिया। पार में पार्शियल पेमेंट नहीं था, और पार्शियल पेमेंट का इस केस में भी मैंने करा दिया, यानी विदाउट पार्शियल पेमेंट भी हो गया और पार्शियल पेमेंट के साथ भी एंट्री हो गई, पार की भी हो गई और प्रीमियम की भी हो गई। यहां तक तो अब आपके पास सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। लेकिन अभी जो एंट्री हुई है, दोनों एंट्री जो है वो किसकी हुई है, एक्विजिशन ऑफ एसेट की। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो आपके पास एक्वायरिंग एसेट के कराए थे 2 क्वेश्चंस, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो है आपके पास एक्वायरिंग बिजनेस का। तो एक्वायरिंग बिजनेस के केस के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 35, मैं 2 क्वेश्चन करा देता हूं इसमें भी, एक 35 और एक 36 वाला क्वेश्चन, दोनों ही आपके पास एक्वायरिंग बिजनेस के हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 35 करता हूं, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत लैंप लिमिटेड का। किसका क्वेश्चन है, भारत लैंप लिमिटेड। क्या कहता है, इशूड 30,000 पेड अप शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर द परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। भारत लिमिटेड ने इशू किए थे, किसको इशू किए थे, शर्मा एंड कंपनी को। शर्मा एंड कंपनी यहां पर कौन है, वेंडर, और भारत लैंप लिमिटेड वेंडी है। वेंडी क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है। जो एक्वायर करता है यानी बायर कहलाता है, बायर को वेंडी कहते हैं, और जो सेलर है उसे हम लोग वेंडर कहते हैं। तो यहां पर भारत लिमिटेड जो है वो कौन है, वेंडी, जो 30,000 शेयर, बोर्ड पर देखो, 30,000 शेयर एट द रेट 100 ईच, इट मींस 30 लाख रुपीज। यही आपके पास एग्रीड अमाउंट हो गया, और यही आपके पास पीसी, पीसी मींस परचेज कंसीडरेशन, यानी अमाउंट, एग्रीड अमाउंट टू पे, जो आपको देना है फॉर एक्वायरिंग बिजनेस।
अब जब उसने खरीदे थे शर्मा एंड कंपनी के तो कई सारे एसेट खरीदे थे, तो मैंने क्या बोला था, पहले नेट एसेट निकाल लो। तो नेट एसेट यानी टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज निकालो। तो अलग से देखो, टोटल एसेट्स टोटल कर लो, कितना है टोटल एसेट। प्लांट है आपके पास 7 लाख का, प्लस लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास 12 लाख की, प्लस स्टॉक इन ट्रेड है आपके पास 9 लाख का, उसके बाद सन्डी क्रेडिटर है वो तो लायबिलिटी है। तो आपके पास टोटल एसेट कितने हो गए, 7 लाख, 12 लाख, 19 और 9, 28 लाख रुपए के एसेट हो गए। टोटल लायबिलिटीज, लायबिलिटीज सिर्फ यहां पे एक ही है जो है आपके पास 2 लाख की। तो नेट एसेट्स कितने हो गए, नेट एसेट्स कितने गए आपके पास, कितने, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, यानी 28 लाख माइनस 2 लाख, इट मींस 26 लाख नेट एसेट आपके पास बने 26 लाख के। 26 लाख के तो नेट एसेट है, बट परचेस कंसीडरेशन कितने का है, पीसी कितने का है, ऊपर देखो यहां पर 30 लाख। दोनों को कंपेयर करो तो यहां पर देखो, कंपेयर करने में पता लगेगा परचेस कंसीडरेशन मींस अमाउंट टू बी पेड, जो आपको पैसा देना है वो कितना है, ज्यादा। आपके पास एसेट जो नेट एसेट है, कुल कितना पैसा आ रहा है, कुल कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास 26 लाख, और आपको देने कितने पड़ रहे हैं 30 लाख। तो देयर इज अ लॉस, कितने का लॉस हुआ, यानी जो लॉस होगा वो कहां जाएगा, गुडविल में। तो गुडविल कितने की हो गई, 30 लाख माइनस 26 लाख, इट मींस 4 लाख। अब आपके पास ये चीज पता लग गई, तो सबसे पहले वर्किंग नोट में ये सारी चीजें पता लगा लो, उसके बाद जर्नल एंट्री पास करनी है। क्योंकि अदरवाइज मान लीजिए गुडविल आपने कॉलम नहीं छोड़ा, गुडविल की लाइन नहीं छोड़ी, बाद में पता लगा गुडविल निकली, तो फिर कहां रिकॉर्ड करेंगे। तो जर्नल एंट्री पास करने से पहले आपको ये चीज निकालनी है। अब जर्नल एंट्री आपको पता लग गई क्या क्या है, आपको टोटल एसेट लिखने डेबिट में और गुडविल डेबिट में, क्योंकि गुडविल ऑलवेज भी डेबिटेड। तो ध्यान रखो, एक्विजिशन पहली एंट्री कौन सी होगी, एक्विजिशन की। तो मैं एंट्री का नाम नहीं लिख रहा, सिंपल सा कर देता हूं, सारे एसेट्स इंडिविजुअली लिखना है। कौन से एसेट है, प्लांट अकाउंट डेबिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिटेड। कितनी वैल्यूज है, ये तो आपके पास 7 लाख, ये 12 लाख, ये आपके पास 9 लाख, और अब आपकी एक चीज और आ गई है, गुडविल, जो इसमें नहीं है वहां से आपने निकाल लिया। गुडविल अकाउंट डेबिटेड कितने की निकली है, 4 लाख। अब उसके बाद टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी लायबिलिटीज लिखनी है। लायबिलिटीज कितने की है, 2 लाख। और टू वेंडर, अब वेंडर कौन है यहां पर, वेंडर तो वही था शर्मा एंड कंपनी, कितने का वेंडर, 30 लाख। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, अब दूसरा केस क्या है यहां पर, ना तो पार्शियल पेमेंट है, जब पार्शियल पेमेंट नहीं तो पार्शियल पेमेंट की एंट्री भी नहीं होगी। फिर यहां पर डायरेक्ट क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स। लेकिन कंपनी जो शेयर इश्यू करती है, तो यहां देखो आपके पास पहले से दे रखा है कि 30 लाख रुपए के, क्योंकि यही आपका परचेज, तो इट मींस क्या माना जाएगा, इश्यू एट पार। तो एंट्री क्या होगी, शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर। शर्मा एंड कंपनी क्या हो गया, यहां पर डेबिट हो गया, टू शेयर कैपिटल, इश्यू एट पार माना जाएगा। तो ये केस, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें कंपनी क्या करती है, सारे एसेट को खरीद रही है और लायबिलिटीज को भी ले रही है। तो मैंने बोला था कि जब बिजनेस एक्वायरिंग का केस हो तो आप क्या करोगे, टोटल एसेट अलग से निकाल लोगे, टोटल लायबिलिटीज निकाल लोगे, दोनों को माइनस करके नेट एसेट और नेट एसेट को कंपेयर करने के बाद पता लग जाएगा आपको फायदा या नुकसान। अगर नुकसान है तो वो आपके गुडविल में चला जाएगा, और फायदा है तो फिर यहां पर यह कैपिटल रिजर्व आ जाता शर्मा एंड कंपनी के बाद। कहां पर आता कैपिटल रिजर्व, शर्मा एंड कंपनी के बाद। लेकिन इस केस में तो लॉस हुआ है। चलिए, ये केस क्लियर हो गया, ये टॉपिक।
अब चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 36, श्योर लिमिटेड का है। किसका क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर है आपके पास 36, श्योर लिमिटेड का। क्या कहता है क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। श्योर लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम मेसर्स राय ब्रदर्स। श्योर लिमिटेड ने खरीदा, तो यानी श्योर लिमिटेड वेंडी है, रनिंग बिजनेस चलता हुआ बिजनेस खरीदा किससे? मेसर्स राय ब्रदर से। अब राय ब्रदर कौन हो गया? वेंडर, क्योंकि राय ब्रदर का बिजनेस है और खरीदा फॉर अ सम ऑफ रुपीज 15 लाख, यानी 15 लाख रुपए में खरीदा। तो 15 लाख क्या हो गया? एग्रीड अमाउंट। ठीक है, तो यानी 15 लाख रुपए की क्या हो गई? परचेज कंसीडरेशन। जितना एग्रीमेंट हुआ, एग्री टू पे, जितना देने के लिए तैयार है श्योर लिमिटेड किसको? मेसर्स राय ब्रदर्स को, 15 लाख रुपए में। लेकिन उसने कहा 12 लाख इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, यानी इसमें से 12 लाख रुपए के तो आपको क्या देने हैं? शेयर कैपिटल, यानी शेयर्स देने हैं। तो बाकी कितना बच गया? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए क्या हो जाएगा? पार्शियल पेमेंट, यानी 15 लाख रुपए टू पे टू द मेसर्स राय ब्रदर, जिसमें से 12 लाख के शेयर और पार्शियल पेमेंट। तो इस केस में 3 एंट्री होंगी। पहली तो आपके पास एक्विजिशन यानी एक्वायरिंग एसेट एंड लायबिलिटीज, दूसरी होगी पार्शियल पेमेंट की, और तीसरी होगी इशूइंग ऑफ शेयर्स की। अब देखो यहां पर क्या कहता है, पहले मैंने बोला आपको पता लगाना होगा कि फायदा है या नुकसान, यानी गुडविल आ रही है या फिर कैपिटल रिजर्व। तो सारे एसेट्स को अलग अलग निकालो। तो ये चीज तो यहां तक छोड़ दो। टोटल एसेट्स, सिर्फ वैल्यू निकालो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखेंगे तो आप जनरल एंट्रीज में। वैल्यू एसेट यानी प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? 4 लाख का। बिल्डिंग कितने की है? 4 लाख की। सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं? 3 लाख के। स्टॉक कितने का है? 4 लाख का। कैश कितने का है? 3 लाख का। और उसके बाद क्रेडिटर, वो तो लाइबिलिटीज में आएगा। तो टोटल एसेट कितने हो गए? 4 4 8 और 3 11 और 4 15 3 18, 18 लाख के तो टोटल एसेट है। और टोटल लाइबिलिटीज कितने की है? सिर्फ इसमें एक ही लाइबिलिटी है, वो है आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो भी 2 लाख रुपए की। एक ही लाइबिलिटी, तो वही आपके पास टोटल लाइबिलिटी मानी जाएगी। टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करोगे तो क्या निकलेगा? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या था? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। अब टोटल एसेट कितने? 18 लाख माइनस 2 लाख, कितना हो जाएगा आपके पास? 16 लाख। नेट एसेट्स जो श्योर लिमिटेड को मिले, श्योर लिमिटेड वेंडी, उसने जो नेट एसेट पाए कितने के? 16 लाख के। और उसके बदले में जो श्योर लिमिटेड मेसर्स राय ब्रदर को कितना पेमेंट करेगी? 15 लाख। यानी ये क्या कहलाता है? एग्रीड अमाउंट। और ये आपके पास क्या है? एक्वायर्ड। 16 लाख रुपए के बदले आपको पेमेंट कितना करना पड़ रहा? 15। तो यहां तो फायदा हो गया। तो जो फायदा है वो कैपिटल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। कितना कैपिटल रिजर्व है? 16 लाख माइनस 15 लाख, यानी 1 लाख रुपए का फायदा। अब आपको पता लग गया कैपिटल रिजर्व। अब जनरल एंट्री पास करो। तो जनरल एंट्री पहली जो एंट्री होगी वो कौन सी होगी? एक्वायरिंग एंट्री। पहली जो एंट्री है वो कौन सी है? एक्वायरिंग। एक्वायरिंग में तो आपको ऑल द एसेट्स आर शोन इंडिविजुअली। तो सबसे पहले क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने से डेबिट हो गया? दूसरा क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। तीसरा आपके पास सन्ड्री डेटर्स। चौथा है आपके पास स्टॉक अकाउंट। पांचवा है आपके पास कैश अकाउंट। इनकी वैल्यूज कितनी है? 4 4 3 4 लाख, 4 लाख, 3 लाख, फिर उसके बाद 4 लाख और ये 3 लाख। अब गुडविल तो है नहीं जो यहाँ डेबिट होती, यहाँ तो कैपिटल रिजर्व है तो वो क्रेडिट होगा, खत्म। उसके बाद क्या लिखना है? टू
सन्ड्री लायबिलिटीज। अब सन्ड्री लायबिलिटीज का तो नाम दे रखा है, क्या दे रखा है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने सन्ड्री क्रेडिटर्स? 2 लाख रुपए। उसके बाद वेंडर, वेंडर कितने से है? 15 लाख से। लेकिन यहां वेंडर कौन है? मैसर्स राय ब्रदर्स। मैसर्स राय ब्रदर्स वेंडर है, जिसके आगे हमने कितना लिख दिया? 15 लाख। उसके बाद क्या हुआ? कैपिटल रिजर्व, यानी फायदा हुआ जो कैपिटल रिजर्व में चला गया। कितना? 1 लाख। ये तो आपके पास पूरी एक्विजिशन यानी एक्वायरिंग एंट्री। उसके बाद जो सेकेंड एंट्री है वो कौन सी होगी? सेकेंड एंट्री पार्शियल पेमेंट की। अब पार्शियल पेमेंट तो मैसर्स राय ब्रदर डेबिट हो जाएगा, कितने से डेबिट होगा मैसर्स राय ब्रदर? 1 लाख से, नहीं सॉरी 3 लाख से, क्योंकि कितना पेमेंट है आपका? 3 लाख का। उसके बाद बैंक अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख से। उसके बाद कंपनी क्या कर रही है? शेयर्स को इश्यू कर रही है, लेकिन पार पर इश्यू कर रही है, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा प्रीमियम। जब प्रीमियम नहीं दे रखा तो वो पार कंसीडर किया जाएगा। तो कितने का इश्यू कर रही है? तो जब थर्ड एंट्री होगी वो क्या होगी? मैसर्स राय ब्रदर्स, यहां हुए, यहां भी मैसर्स राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड। कितना? 12 लाख। टू शेयर कैपिटल 12 लाख। इज दैट क्लियर? ये केस पार्शियल पेमेंट का था और एक्वायरिंग बिजनेस का था। इससे पहले भी एक्वायरिंग बिजनेस का था। मैंने आपको बोला एक्वायरिंग बिजनेस के केस में आपको क्या निकालना होगा? नेट एसेट, और फिर वो आपको पीसी यानी परचेज कंसीडरेशन से कंपेयर करो, जिससे आपको फायदा या नुकसान पता लग जाएगा। यानी लॉस है तो वो गुडविल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा उसके नाम से, और फायदा है तो वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा और वो क्रेडिट किया जाता है। बाकी पार्शियल पेमेंट है, बाकी एंट्री सब कुछ नॉर्मल है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए आज का टॉपिक यहीं तक रहता और आज मैं क्लास यहीं ओवर करता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल, माय वीडियोस। एंड एक बार और रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को आखिर तक देखो और तमाम सारी वीडियोस को देखो, जिससे कि आपको ये सारे टॉपिक यानी कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ईच एंड एवरी वीडियो हैज द कॉन्सेप्ट्स। हर चीज, हर जगह, हर वीडियोस में मैंने इनके कॉन्सेप्ट को रिकॉर्ड किया है ताकि आप आसानी के साथ इनको समझ लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।